सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू अगेन ऑन माई यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। आई होप आप लोग सब घर पे सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का सीरीज स्टार्ट किया है। मैंने पहला लेक्चर अपलोड कर दिया है, ये दूसरा लेक्चर है। ठीक है, हम लोग इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। बहुत लोगों को ये शिकायत है कि वीडियो कम अपलोड हो रहा है चैनल पे। एक्चुअली लास्ट मंथ आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, तो देयर आर मेनी थिंग्स वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत जल्दी आपको जो नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, मैं एक दो चीज़ और बताना चाह रहा था कि जो भी लोग जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, ये जो इकोलॉजी और इकोसिस्टम का टॉपिक है ये जनरल साइंस का टॉपिक है। तो मैं एक तरफ से जनरल साइंस और एक तरफ से मैथ, अभी आपको एप्टीट्यूड के भी वीडियोज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं जेएसएससी के बच्चों के लिए इधर से जनरल साइंस और इस तरफ से मैथ्स, ये दोनों को पहले ही लेके चलूँगा। पहले हम जनरल साइंस और पहले मैथ्स खत्म करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर रखी है। बहुत जल्द आपको झारखंड स्पेसिफिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, झारखंड की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और बीच बीच में आपको पॉलिटी का लेक्चर भी मिलेगा, साथ साथ आपको जनरल साइंस भी आपका टॉपिक में आता है। तो जनरल साइंस भी आपको सपोज यहाँ जेएसएससी में जो पढ़ा रहा हूँ मैं थोड़ा ब्रीफ में ही पढ़ा रहा हूँ, ताकि यूपीएससी जेएसएससी दोनों के लिए दोनों को मिटिगेट कर। जैसे देखो क्या होता है ना कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो अगर जेएसएससी यहाँ पूछा तो आप तैयारी यहाँ रखो। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ो, क्योंकि उसके बाद जो दो चार क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, यही आपका एडवांटेज होता है, यही आपका एज बनता है एग्जाम को निकालने के लिए। तो जो भी सिलेबस जिस लेवल का है ना, उससे हम थोड़ा सा अधिक पढ़ेंगे ताकि हम एग्जाम को आसानी से निकाल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग इकोलॉजी इकोसिस्टम पढ़ रहे थे, एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी जेएसएससी एंड अदर एग्जाम्स लाइक आईएएस यूपीएससी एंड झारखंड अदर एग्जाम्स, दे कैन जॉइन आवर चैनल हमारा झारखंड। यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more videos and updates, and this is me your mentor. आई होप मैं आप लोगों को जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और जो लोग को भी मेरे लेक्चर के नोट्स चाहिए, दे कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। आपको पीडीएफ के नोट्स वहीं मिलेंगे, यू कैन आस्क फॉर नोट्स। सो हम लोग इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम देख रहे थे, हमने बहुत सारी बातें करी थी। आज मैं एक क्विक रिकैप करने वाला हूँ। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। चलिए हम 2 मिनट में रिवीजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग है वो हमारा इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट में या तो लिविंग थिंग रहते हैं या नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग या एबायोटिक कंपोनेंट आप जिसे बोलते हो, जैसे लाइट, वाटर, एयर, रेनफॉल, रॉक, बहुत सारे जो नॉन लिविंग थिंग्स है। और लिविंग थिंग हो गए जैसे हम हो गए, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो ये जो आपस में इंट्रैक्शन करते हैं ना, तो वो ये जो इंट्रैक्ट करने की वजह से जो सिस्टम बनता है उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग से जो इंट्रैक्शन होता है, तो ये जो सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन है इसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इंट्रैक्शन क्यों होता है? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, लाइट के लिए, एनर्जी के लिए, मतलब इन शॉर्ट यू कैन से फॉर द एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। तो इंट्रैक्शन को हमने बोला था इकोसिस्टम। इंट्रैक्शन जो लिविंग थिंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में होगा, इसको हमने बोला इकोसिस्टम। क्या बोला हमने? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है कि जो हम स्टडी करते हैं कि भाई ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, उसको हम बोलेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था 1869 में। और इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट एजी ट्रांसले ने दिया था। मैंने आपको 2 पॉइंट इसमें और बताया था कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। अच्छा, फिर मैंने बताया था आप लोगों को, हमने और बात करी थी कि स्पीसीज क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, और कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी क्या होता है। हमने ये 3 चीज समझे थे। इन शॉर्ट मैं फिर बता रहा हूं कि स्पीसीज क्या होता है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसे लोग जिनका कैरेक्टरिस्टिक सेम है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, और जो ऑफ स्प्रिंग बने उनके इंटरब्रीड मतलब उनकी मैटिंग से वो फर्टाइल हो। जैसे देखो मैंने बोला था कि एलिफेंट अगर लेते हैं हम, तो एक सिंगल एलिफेंट की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये जो ऑर्गेनिज्म है
ये एक स्पीसीज है। वैसे लायन का अपना एक स्पीसीज है, डियर का अपना है। तो देखो डियर तो मैटिंग करेगा तो डियर से ही करेगा, ठीक है। और जो हिरन के बच्चे होंगे वो फिर ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं। लायन मैटिंग किससे करेगा? लायन से करेगा। तो एक एलिफेंट जो है, एक डियर जो है, एक लायन जो, हम जो एक है ह्यूमंस, ठीक है, हम भी एक स्पीसीज है। तो जब ये सिंगल आप देख रहे हो इन चीजों को, ये सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है ये एक स्पीसीज हुआ। एलिफेंट एक स्पीसीज है, लायन एक है, डियर एक है, हम भी एक स्पीसीज है। जब हम बहुत सारे एलिफेंट को ले लेते हैं, बहुत सारे एलिफेंट को हमने ले लिया ग्रुप में, ये सारे एलिफेंट है, तो ये पॉपुलेशन बनाता है। क्या बनाता है? ये पॉपुलेशन बनाएगा, ठीक है। और जब हम बहुत तरह के स्पीसीज का पॉपुलेशन को क्लस्टर में लेते हैं ग्रुप में, वो एक कम्युनिटी बनाता है। जैसे देख लो, ये एलिफेंट का पॉपुलेशन था, वैसे ही हम लायन का ले लेंगे, वैसे ही हम डियर का ले लेंगे, अब देखो एलिफेंट सिंगल स्पीसीज है, लायन स्पीसीज है, डियर स्पीसीज है, इनकी अपनी एक जाति है, ठीक है। एलिफेंट के ग्रुप को लिए तो पॉपुलेशन बना, लायन के ग्रुप को लिए तो लायन का पॉपुलेशन बना, डियर के ग्रुप को लिए तो डियर का पॉपुलेशन बना। अब जब हम बहुत तरह की स्पीसीज के ग्रुप को लेते हैं, मतलब उनके पॉपुलेशन को लेते हैं, तो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है? जब हम सब को एक साथ ले लेंगे, ये टुगेदर ऑल विल फॉर्म कम्युनिटी। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। सिंगल स्पीसीज जो है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है, वो स्पीसीज कहलाता है जब उसी का ग्रुप ले लेते हैं हम, ठीक है। ये स्पीसीज क्यों कहला रहा है? ये स्पीसीज तब कहलाएगा जब इंटरब्रीड कर पाएगा और जो ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा वो फर्टाइल नेचर का होगा। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था, अच्छा पहले उसको समझ लो। सिंगल लिए तो स्पीसीज, इसी का ग्रुप लिए तो पॉपुलेशन, और जब ऐसे 8-10 पॉपुलेशन को हम उठा लेते हैं तो वो कम्युनिटी बनाता है। कल मैंने एक एग्जांपल लिया था हॉर्स और डंकी। अब हॉर्स देखो एक स्पीसीज है, डंकी एक स्पीसीज है, लेकिन जब हॉर्स, एक ऐसा कंडीशन है कि हॉर्स डंकी से मैटिंग करता है और जो बनता है वो बनता है म्यूल, लेकिन म्यूल एक स्टेराइल एनिमल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एनिमल है, ये बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं म्यूल। तो भाई ये जो हुआ ना, ये एक स्पीसीज नहीं हुआ, म्यूल एक स्पीसीज नहीं हुआ। आप समझना इस बात को, ठीक है। वैसे ही हॉर्स और डंकी एक स्पीसीज नहीं बनाएंगे, ये एक अलग स्पीसीज है, ये एक अलग स्पीसीज है, समझ रहे हो। तो हमने बात करी थी स्पीसीज की, पॉपुलेशन की और कम्युनिटी की। एक्चुअली बहुत गर्मी है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं आगे। फिर मैंने कल बताया था इकोलॉजी दो तरह के हैं, ऑटोइकोलॉजी, सिनिकोलॉजी। और सिंगुलरिटी में मैंने बोला था कि जब आप पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हो तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, जब आप एक कम्युनिटी की स्टडी कर रहे हो कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी। और जब हम टोटल बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट को ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ में और उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम इकोलॉजी, ठीक है। अब चलिए हम आज देखने वाले हैं, देखो मैंने पहले ही बोला है जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है उनको दूसरा लेक्चर समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि इकोलॉजी इकोनॉमी और जो इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, इन्वायरमेंट का, ये इंटरलिंक्ड है। मैं एक एक चीज़ आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, सो आप समझ लो। देखो ये जो आप फिगर देख रहे हो, हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज अ हियरार्की ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल सिस्टम दैट डिफाइंस लाइफ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेलुलर लेवल। मतलब हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखोगे एक कॉम्प्लेक्स हियरार्किकल मॉडल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं और ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर कैसे बन रहे हैं, हम एक एक चीज को यहाँ पे अभी देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? एटम। एटम कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल बनते हैं, सेल ऑर्गेनेल से सेल बनता है, और आपको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल को किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। याद रखना, हम छोटी छोटी बातों पे बात करते रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देते रहेंगे। अब देखो ग्रुप ऑफ सेल जो एक सिमिलर तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गन बनाते हैं,
उसी तरह से जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड करे वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर बनते हैं ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये चलता है प्रोसेस, एटम बना, मॉलिक्यूल बना, ऑर्गेन बना, टिश्यू बना, सेल बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, तब ऑर्गेनिज्म बनता है, हम बनते हैं। हमारे अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, सब साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, इसलिए हम जिंदा है। ठीक है, अब देखो ऑर्गेनिज्म से मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनिज्म को ही आप स्पीसीज बोलते हो। क्या बोलते हो आप? स्पीसीज बोलते हो। अब ऑर्गेनिज्म को जब हम मिला देंगे, देखो सेल, बहुत सारे सेल मिलके ऑर्गन बनाए या टिश्यू बनाए, सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज। अब बहुत सारे स्पीसीज मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। यही तो मैंने बात करी थी, बहुत सारे एलिफेंट्स मिलके क्या बना दिए थे? एक एलिफेंट का पॉपुलेशन बना दिए थे। अब बहुत सारे पॉपुलेशन को उठा लोगे एक एरिया में तो वो देंगे कम्युनिटी। क्या देंगे वो? कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी से क्या बनता है? फिर इकोसिस्टम बनता है कि भाई हर कम्युनिटी आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यही इंटरेक्शन तो इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को यहां समझेंगे अभी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, एटम बने, एटम से मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनेल बने, फिर सेल बना, जो सेल सेम फंक्शन परफॉर्म करते हो, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम भी बनता है और फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ डायरेक्ट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गन से यहाँ देखो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम जब साइमल्टेनियसली फंक्शन करते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। देखो वल्चर का ऑर्गेनिज्म हो गया, एक स्पीसीज हो गई, एलिफेंट, लायन, डियर, हम सब एक स्पीसीज है। अब देखो ये बहुत सारे वल्चर का ग्रुप है, ये क्या बना दिया? पॉपुलेशन बना दिया। अब यहाँ एक टर्म आया बायोसिनोसिस। देखो बायोसिनोसिस को नया वर्ड नहीं है, कम्युनिटी को ही बोलते हैं, आप याद रखना। किसको बोलते हैं? कम्युनिटी को ही बोलते हैं बायोसिनोसिस। अब देखो ये लिविंग थिंग, कम्युनिटी मैंने क्या बोला कि जब बहुत सारे पॉपुलेशन को मिलाते हो तो कम्युनिटी बनाते हो। अब ये कम्युनिटी, ये जो लिविंग कम्युनिटी है, ये नॉन लिविंग थिंग से कैसे इंटरेक्ट कर रही है? मतलब कम्युनिटी तो लिविंग की हो गई, अब इनका जो नॉन लिविंग थिंग के साथ उनके सराउंडिंग में इंट्रैक्शन है। जैसे देखो ये कम्युनिटी हो गई, आप देख रहे होगे वल्चर है, डियर है, हाइना है। अब ये सब हवा से, टेम्परेचर से, रॉक से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये इंट्रैक्शन जो है वो एक सिस्टम बना रहे हैं, हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। मतलब कम्युनिटी जो लिविंग की है नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, इंट्रैक्शन की वजह से जो सिस्टम बन रहा है उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। अच्छा, जब सेम तरह के इकोसिस्टम को आप ले लेते हो तो बायोम बनाता है वो। हम अभी इस पे स्पेशल बात करेंगे कि बायोम और इकोसिस्टम कैसे डिफर होता है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है। देखो जैसे मैं अगर बोलूं, मैं डेजर्ट को उठा लूँ, इंडिया का डेजर्ट को उठा लूँ, चाइना का उठा लूँ, अफ्रीका के डेजर्ट को उठा लूँ, ठीक है, तो डेजर्ट में नॉर्मली प्लांट्स जो होते हैं उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं, टेम्परेचर वहाँ का सेम होता है, एनिमल का जो स्किन होता है उनका एक अलग तरह का एडेप्टेशन होता है। तो आप सभी डेजर्ट में जाओगे ना तो ऑलमोस्ट यू आर गोइंग टू गेट डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। तो जब हम बहुत तरह के डेजर्ट को उठा लेते हैं, इंडिया का उठा लिए, सहारा का उठा लिए, सहारा खुद एक डेजर्ट है, चाइना का उठा लिए, अफ्रीका को उठा लिए, तो आप देखोगे डेजर्ट में एनिमल का स्किन क्या होता है? मोटा होता है। प्लांट्स में क्या होते हैं? पाइन्स होते हैं। कैक्टस को देखो नुकीलेदार होता है, वो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। टेम्परेचर वहाँ क्या होता है डेजर्ट का? दिन में ज़्यादा, रात में ठंडा। तो आप जब बहुत तरह के डेजर्ट को उठा लेते हो ना तो ये एक बायोम बनाते हैं। तो बायोम क्या है कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, मल्टीपल इकोसिस्टम को जब आप ले लेते हो ना, सारे डेजर्ट को उठा लो विश्व से, सारे फॉरेस्ट को उठा लो तो ये फॉरेस्ट का बायोम हुआ, वो डेजर्ट का बायोम हुआ, सारे पॉन्ड को उठाओ तो पॉन्ड का बायोम हो गया। तो इकोसिस्टम, जब मल्टीपल इकोसिस्टम को आप एक साथ स्टडी करते हो ना तो वो बायोम बनाता है, ठीक है। मल्टीपल इकोसिस्टम विच हैव डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज फॉर्म्स बायोम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मान लो 2-4 कंट्री का फॉरेस्ट को उठा लो, मान लो डिसीडियस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मोर और लेस प्लांट्स, एनिमल वहाँ के जो होगा, जो उनका सर्वाइवल एडेप्टेशन होगा, जो वहाँ का रेनफॉल का एवरेज रेनफॉल होगा, जो लाइट की कंडीशन होगी, जो सॉइल की कंडीशन होगी, मोर और लेस आपको बहुत जगह सेम मिलने वाला है। तो जिनका एक खास तरह का क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है, खास तरह के प्लांट्स एनिमल मिलते हैं, तो वो सब क्या बनाएंगे? बायोम बनाएंगे। तो जब हम ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को लेते हैं तो बायोम बनाते हैं। आज जब हम पूरी पृथ्वी को कंसिडर कर लेंगे अपना इकोसिस्टम और उसको स्टडी करेंगे,
तो वो बनाता है बायोस्फीयर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये बायोस्फीयर का मेरे हिसाब से जो डिफिनेशन है ना, इसका एग्जैक्ट डिफिनेशन कुछ और है। हम उस पर बात करेंगे कि बायोस्फीयर इज एक्चुअली ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हम इन दोनों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। अभी तक के लिए आप ये समझो, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनता है सेल ऑर्गेनल, सेल से ऑर्गेनल से बनता है सेल, सेल से बना टिश्यू। अगर आपको डिफिनेशन पूछ ले तो आप उसको बोलना सेल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जब बहुत तरह के सेल सेम फंक्शन करे तो टिश्यू बनाते हैं, जब बहुत तरह के टिश्यू सेम फंक्शन करे तो ऑर्गन बनाते हैं। वैसे ही ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, फिर पॉपुलेशन बनता है। पॉपुलेशन सिंगल स्पीसीज, स्पीसीज सिंगल, पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ स्पीसीज। अब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन मिलकर बनाएंगे कम्युनिटी या बायोसिनोसिस। अब ये कम्युनिटी अपने आसपास सराउंडिंग में नॉन लिविंग से कैसे इंटरेक्ट करती है वो बनाता है इकोसिस्टम। जब हम मल्टीपल इकोसिस्टम को ले लेंगे, स्टडी करेंगे जिनका क्लाइमेटिक कंडीशन, प्लांट स्पेसिफिक, प्लांट और एनिमल जो स्पीसीज हैं वो एक तरह के होंगे, मतलब मल्टीपल इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, उसको बायोम बोलते हैं। अच्छा, हम पूरी पृथ्वी को कंसिडर कर लेते हैं अपना इकोसिस्टम और उसको स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो यही यहाँ चीज़ बताने की कोशिश की गई है। आप देखें ना, बहुत जगह आपको ये इन्वर्टेड नेचर का मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्टेड नेचर? जैसे आप बहुत जगह आपको ऐसा मिलेगा, बहुत जगह आपको जो है ना इस नेचर का मिलेगा, ऐसे मिलेगा। यहाँ होगा सेल, यहाँ होगा टिश्यू, यहाँ होगा ऑर्गन, यहाँ होगा ऑर्गन सिस्टम, यहाँ होगा ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज, यहाँ होगा आपका पॉपुलेशन, यहाँ होगा कम्युनिटी, यहाँ होगा इकोसिस्टम, यहाँ होगा बायोम और ये होगा बायोस्फीयर। बहुत जगह आपको इस टाइप का मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है, ये जो पिरामिड का स्ट्रक्चर है आपको इन्वर्टेड मिलेगा। हमने आपको अपराइट दिखाया है, मैंने आपको ऐसा दिखाया है, मैंने आपको ऐसा दिखाया है, अपराइट दिखाया है, ठीक है। सो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, समझे? ये जो आपका हो गया, ये भी जो हो गया, बस आपको समझना है कि देखो हमारा जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो कैसे ग्रो किया है। एक एटम से, एटम, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो ये हमारा सीक्वेंस रहा। इस तरह से हम देखते हैं अपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी और मोर और लेस अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि इकोसिस्टम बायोम में क्या डिफरेंस है। मल्टीपल इकोसिस्टम को जो हम ले लेते हैं, जिनके एक तरह के फीचर्स होते हैं, जैसे सभी डेजर्ट को उठाओगे तो डेजर्ट में मोर और लेस क्लाइमेट सेम होगा, प्लांट एक ही टाइप के कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, एनिमल एक ही तरह के कैरेक्टरिस्टिक के होंगे, तो वो बायोम बनाते हैं। और जब हम पूरी पृथ्वी को अपना इकोसिस्टम मान के उसको स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर का मैंने एक दूसरा डेफिनेशन आप लोगों को क्या बताया है? मैंने बताया कि बायोस्फीयर इज एक्चुअली ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। हम उस पर बात करेंगे। इवन हम बायोस्फीयर 2 की भी बात करेंगे, जो बहुत लोग को नहीं पता होगा बायोस्फीयर 2 क्या होता है, ठीक है। काफ़ी गर्मी है। आई होप मैं आप लोगों को जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मैं अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। देखिए, हमने अभी बात करी थी बायोम और इकोसिस्टम। बहुत लोग को इसका डिफरेंस में दिक्कत होता है कि भाई है क्या। हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझते हैं, हल्का सा, ठीक है। देखो, बायोम क्या है? इसमें देखो, इट इज ए लार्जर एरिया ऑफ लैंड विथ ए डिस्टिंक्ट क्लाइमेट एंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, ठीक है। एक तो पहले लार्जर एरिया है। इकोसिस्टम क्या है? सिंपली मैंने बोला था कि ए बायोटिक कंपोनेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारा इकोसिस्टम है। लेकिन बायोम जो है ना, वो इससे बड़ा एरिया होता है, ठीक है। और वहां पे डिस्टिंक्ट मतलब सेम टाइप के क्लाइमेट, प्लांट, एनिमल स्पीसीज मिलेंगे आपको। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बोला था कि आप 2-4 जगह के डेजर्ट को उठा लो, आप इंडिया के डेजर्ट को उठा लो, चाइना के डेजर्ट को उठा लो, पाकिस्तान के डेजर्ट को उठा लो, अफ्रीका के डेजर्ट को उठा लो, तो सारे डेजर्ट में क्या होता है ना कि आपको टेम्परेचर सेम मिलेंगे, प्लांट का फीचर सेम मिलेगा, एनिमल के फीचर सेम मिलेंगे। तो वो ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम फॉर्म्स बायोम। अच्छा, जैसे मैंने बोला ही था, ये लार्जर जियोग्राफिकल एरिया होता है, ये स्मॉलर होता है। इकोसिस्टम स्मॉलर होता है, बायोम बड़ा होता है, क्योंकि मल्टीपल इकोसिस्टम को लेके हम बायोम बनाते हैं। देखो, इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स सच एज स्नो, आइस, रेनफॉल, टेम्परेचर। देखो, जब आप, और ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। देखो, क्लाइमेटिक फैक्टर का ना बायोम पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन इकोसिस्टम का वैसा नहीं है। देखो, तुम अगर कोई एक इकोसिस्टम को यहाँ पकड़ लेते हो, ठीक है, तो चूंकि एक इकोसिस्टम एक छोटा एरिया होता है,
तो क्लाइमेट का इम्पैक्ट भी छोटा होगा। लेकिन जब आप बायोम को देखोगे, बहुत सारे इकोसिस्टम को आप कंबाइन करते हो ना, तो आप देखते हो कि क्लाइमेट का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अगर हम बात करें एक स्नोई रीजन की बात करें, तो वहाँ जो प्लांट्स होंगे, वहाँ जो एनिमल होंगे, वो क्लाइमेट के हिसाब से पूरी तरह से अडेप्टेड है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, ठीक है। आप इतना याद रखो कि बायोम में क्लाइमेटिक फैक्टर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इकोसिस्टम बहुत कम होता है। इसके बाद एक और पॉइंट आप देख लो। जैसे देखो, मैंने बोला कि सम कॉमन एग्जांपल ऑफ बायोम्स आर डेजर्ट, टुंड्रा, ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वैसे ही आप इसमें देख सकते हो, इकोसिस्टम का एग्जांपल तो बहुत सारा है। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, ये मल्टीपल इकोसिस्टम को अपने अंदर में कंसिस्ट किए हुए हैं, और ये सिंपली सिंगल बायोटिक और एबायोटिक का इंट्रैक्शन है। तो आप इसमें 2-3 पॉइंट के लिए याद रखो कि बायोम देखो बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है, ये छोटा है। बायोम बड़ा है, ये छोटा है। मल्टीपल इकोसिस्टम, ये सिंगल है। ये सिर्फ बायोटिक और एबायोटिक का इंट्रैक्शन है। क्लाइमेटिक फैक्टर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ये बहुत कम इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, बस अब ये 3 पॉइंट याद रखो, आपके लिए काफ़ी अच्छा। हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हो कि डाइवर्सिटी, एक बायोम की डाइवर्सिटी हमेशा अधिक होती है। आपको प्लांट एनिमल का जो डाइवर्सिटी मिलेगा बायोम में, वो ज़्यादा मिलेगा, इकोसिस्टम में कम मिलेगा। सो आप ये 4 पॉइंट याद रखो। हमने क्या क्या बात करी, बड़ा एरिया बड़ा है, ये छोटा है। हमने बात करी मल्टीपल इकोसिस्टम है, ये सिंगल है। मल्टीपल इकोसिस्टम है, ये सिंगल है। फिर हमने बात करी डाइवर्सिटी यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। डाइवर्सिटी मोर, यहाँ डाइवर्सिटी लेस। यहाँ डाइवर्सिटी मोर है, यहाँ डाइवर्सिटी लेस है। और हमने क्या बात करी कि क्लाइमेट का इम्पैक्ट इस पे ज़्यादा है, इस पे कम है। चलिए अब हम देखते हैं, अभी तक हमने जो बात किया ना, उसको अब हम एक सीक्वेंस में समझते हैं। हमने क्या बात करी, देखो इस डायग्राम को देखो, आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएगी। हमने बोला देखो ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये जो भेड़ है ये एक इंडिविजुअल है, एक स्पीसीज है, एक ऑर्गेनिज्म है। जब बहुत सारे ऐसे ही जानवरों को हमने ले लिया तो पॉपुलेशन बना दिया। अब देखो ये जानवर और सभी जानवर के साथ मिलके, रैबिट हो गया, ये बर्ड हो गया, ये फॉक्स हो गया, इन लोगों के साथ मिलकर क्या बना दिया, कम्युनिटी बना दिया। जब हम कम्युनिटी को लेते हैं और अब देखो हम इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ में इसका इंट्रैक्शन दिखाने लगते हैं, तो ये इकोसिस्टम बनाता है। मल्टीपल इकोसिस्टम जो एक तरह के कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, उससे बनता है बायोम। और जब हम पूरी पृथ्वी को कंसिडर कर लेते हैं, इकोसिस्टम उसको स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। यही यहाँ पे आपको डिफिनेशन के तौर पे दिखाया है कि सेल मैंने बता ही दिया आपको, मॉलिक्यूल से दिया हुआ उतना आपको पता होगा, एटम मॉलिक्यूल। सेल मैंने बता दिया, स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जैसे नर्व सेल एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। ग्रुप ऑफ सेल बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। देखो ये नर्वस टिश्यू था, ये ब्रेन बनाता है और ये नर्वस सिस्टम के लिए काम करता है। फिर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये बना दिया ऑर्गेनिज्म। देखो बाइसन एक ऑर्गेनिज्म है। जब बाइसन के झुंड को हम लेते हैं तो इसको हमने बोल दिया पॉपुलेशन। अब बाइसन, हॉक, स्नेक, डॉग, ग्रास, जब सबके झुंड को हमने ले लिया तो हमने बोला कि इसने कम्युनिटी बना दिया। पॉपुलेशन दैट लिव टुगेदर इन ए डिफाइंड एरिया। पॉपुलेशंस, ठीक है, बहुत तरह के पॉपुलेशन जब एक एरिया में रहते हैं ना तो कम्युनिटी बनाते हैं। अब देखो कम्युनिटी एंड इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग, मैंने क्या बोला था, ये जो कम्युनिटी है लिविंग की है, ये नॉन लिविंग के साथ में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो बनाते हैं इकोसिस्टम। क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम। द पार्ट ऑफ अर्थ दैट कंसिस्ट ऑल इकोसिस्टम, अगर हम पृथ्वी के सारे इकोसिस्टम को ले ले, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। अगर किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसका ले सकता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें ब्रीफ में आपको बता दी है। आई होप अब आपको स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, इको और बायोस्फीयर में अगर किसी ने भी कुछ पूछा, आप एटलीस्ट उन चीज़ों को सेपरेट डिफाइन कर पाओगे, बता पाओगे, ठीक है। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, वैसे बायोस्फीयर को आप समझ लो, मैं बायोस्फीयर और बायोस्फीयर 2 दोनों आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। हमने 2 बातें करी, मैंने 2 टर्म बताया आपको, एक बताया बायोस्फीयर और दूसरा बोला बायोस्फीयर 2। अब बहुत लोग जो है ना वो बायोस्फीयर को तो जानते हैं, लेकिन बायोस्फीयर 2 को बहुत लोग नहीं जानते हैं। मैं बताऊँ, एक नया कॉन्सेप्ट है,
एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज बायोस्फीयर 2। अच्छा, बहुत लोग तो को ये पता होगा शायद कि बायोस्फीयर 2 एक अमेरिकन रिसर्च फैसिलिटी सेंटर है जो एरिज़ोना में है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि जब हम पूरे अर्थ के सारे इकोसिस्टम को मिला देते हैं तो जो सिस्टम बनता है वो हमारा बायोस्फीयर है। पर इसका एक सटीक और भी डेफिनेशन है कि बायोस्फीयर इज द ट्रांजिशन जोन, इट इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या है? लैंड जहाँ हम रहते हैं। हाइड्रोस्फेयर क्या है? पानी का जो सतह हो गया, ठीक है। और ये हमारा, जिसे आप आकाश बोलो, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज एटमॉस्फेयर। तो ये इन तीनों का ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, जिसे हम बायोस्फीयर बोलते हैं। और बायोस्फीयर 2 किसे बोलते हैं कि जब हमारा बायोस्फीयर में ह्यूमन का डोमिनेंट बायोटिक कंपोनेंट पे बढ़ जाए, व्हेन द डोमिनेशन ऑफ ह्यूमन विल इंक्रीज ऑन बायोटिक कंपोनेंट। देखो सिर्फ हम ही तो बायोटिक नहीं है ना, जैसे हम लिविंग कंपोनेंट है, एनिमल भी है, प्लांट भी है। तो जब हमारा डोमिनेशन बाकी सारे लिविंग कंपोनेंट पे बढ़ जाए तो जो नया कॉन्सेप्ट निकल के आया वही है बायोस्फीयर 2, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर 2। मीन्स व्हेन द डोमिनेशन ऑफ ह्यूमन is more on other biotic component, it forms बायोस्फीयर 2। ये क्या बनाता है? बायोस्फीयर 2 बनाता है। सो आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, ठीक है। आई एम एक्सप्लेनिंग टू द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म सो दैट यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। सो मैंने दो बातें करी हैं। बायोस्फीयर का डिफिनेशन दो तरह से मैंने दिया है। फर्स्ट कि जब आप पूरे अर्थ को एक इकोसिस्टम में कंसिडर कर लो, और व्हेन यू आर considering the whole ecosystem on earth, it forms biosphere. And the other definition that I'm talking about is that कि biosphere is a transition zone between lithosphere, land, hydrosphere, water and atmosphere, that is the layer of gases. So this is a transition zone. Again I talked about biosphere 2. In biosphere 2 the concept is that when the domination of human is more on biotic component, जब आदमी का प्रभुत्व बाकी सारे biotic component पे बढ़ जाए तो बायोस्फीयर 2 बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? बायोस्फीयर 2 बनाता है। वैसे बायोस्फीयर 2 एक अमेरिकन रिसर्च फैसिलिटी सिस्टम भी है जो एरिज़ोना में है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया, याद रखो, शायद कहीं काम आ जाए। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। अब हम बहुत सारे इकोलॉजिकल टर्म को देखने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे इकोलॉजिकल टर्म को। ये टर्म्स आते हैं एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कुछ बहुत जेन्युइन चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और कुछ जो एग्जाम में आते ही आते हैं वैसी चीज़ें हैं, तो हम एक एक करके बात करेंगे। देखो पहला टर्म है ना, हाइबरनेशन। क्या है हाइबरनेशन? किसे कहते हैं फ्रेंड्स? देखो आपने सुना होगा कि ठंड में बहुत सारे जानवर ना डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, लगभग शून्य स्थिति में चले जाते हैं, जहाँ उनका रेस्पिरेशन, खाना वाना, सांस लेने की टेंडेंसी बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है। वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं, आपको लगेगा जैसे मृत हो गए हैं, ऑलमोस्ट डेड वाला कंडीशन जो होता है। तो देखो विंटर स्लीप जो होता है ना, इन विच एनिमल पासेस द विंटर पीरियड इज डॉर्मेंट स्टेट इज कॉल्ड हाइबरनेशन। तो जब ठंड में लोग विंटर स्लीप में चले जाते हैं, जब डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, तो उसे हम हाइबरनेशन बोलते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो गर्मी में डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं, जो विंटर में चले गए उनको हमने क्या बोला कि वो हाइबरनेशन कर रहे हैं, हाइबरनेट कंडीशन में वो है। तो हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप और एस्टिवेशन इज समर स्लीप, इसलिए मैंने इन दोनों टर्म को एक जगह रख दिया। विंटर स्लीप में जो एनिमल डॉर्मेंट स्टेट में चले जाएंगे विंटर पीरियड में, वो उनको बोलेंगे वो हाइबरनेशन में है। वैसे ही समर पीरियड में जो समर स्लीप में डॉर्मेंट स्टेट में चले जाएंगे, डॉर्मेंट स्टेट क्या होता है?
जब सुनने वाली स्थिति होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, विंटर स्लीप, समर स्लीप, विंटर पीरियड, समर पीरियड, डॉर्मेंट स्टेट, डॉर्मेंट स्टेट। विंटर पीरियड में विंटर स्लीप का कंडीशन जो डॉर्मेंट स्टेट वाली होती है उसे हम बोलते हैं हाइबरनेशन। समर पीरियड में समर स्लीप का कंडीशन जो डॉर्मेंट स्टेट वाली होती है उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन, ठीक है। अच्छा, इसे शायद शीत निद्रा भी बोलते हैं, हाइबरनेशन को हिंदी में शीत निद्रा भी बोलते हैं, एस्टिवेशन का हिंदी मुझे पता नहीं, ठीक है, देख लेना आप। अब देखिए दो टर्म आता है, आपने सुना होगा भाई ई माइग्रेशन, आई माइग्रेशन, और माइग्रेट कर गया, कुछ लोग बोलते हैं ई माइग्रेट कर गया, कुछ लोग बोलते हैं आई माइग्रेट कर गया। भाई क्या डिफरेंस है? माइग्रेशन तो समझ में आता है सभी लोगों को, कहीं जाना, अपने जगह को छोड़ के कहीं जाना, तो भाई माइग्रेशन ठीक है। ये ई और आई के लगने से क्या क्या चेंज हो गया? देखो इस माइग्रेशन में हमने ई लगा दिया, इस माइग्रेशन में हमने आई लगा दिया। आप देखो याद करना, ई का मतलब आप याद रखना एग्जिट, एग्जिट आप याद रखना। ई माइग्रेशन मतलब अपने जगह से बाहर निकला हो। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट गो आउट फ्रॉम ए हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? अब एक नया टर्म हमें मिला, हैबिटेट क्या है? देखो आप जहां रहते हो ना, दैट इज योर हैबिटेट, मतलब प्लेस ऑफ रेजिडेंट, ठीक है, आपका जो प्लेस है, जो एड्रेस है, दैट इज योर हैबिटेट। आपका रहने का स्थान हैबिटेट होता है, हैबिटेट कहलाता है। तो जब कोई आदमी अपने हैबिटेट से बाहर निकल के चला जाए तो उसे हम बोलेंगे ई माइग्रेशन। ई मतलब याद रखना एग्जिट, वो बाहर चला गया, एग्जिट, ठीक है। ई मतलब क्या होता है? एग्जिट, यहाँ पे याद रखना। आई मतलब क्या हो गया? इन, अंदर आ गया, ऐसे आप याद रखना। आई माइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट कम्स इनटू ए हैबिटेट। जब हैबिटेट से कोई बाहर निकला तो एग्जिट कर गया, तो ई माइग्रेशन। जब हैबिटेट में कोई अंदर आ गया, इन हो गया, तो उसे हम बोलते हैं ई माइग्रेशन, ठीक है। सो ये रहा ये। अब हम देखते हैं बर्थ रेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ई माइग्रेशन, एग्जिट करना, याद रखना ऐसे, ई फॉर एग्जिट, आई फॉर इन। एक हैबिटेट, नए हैबिटेट में एंट्री करना इज योर आई माइग्रेशन, हैबिटेट से बाहर निकलना इज ई माइग्रेशन। बर्थ रेट किसे बोलता है? रेट एट विच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर बॉर्न। यह सबको पता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो जिस हिसाब से बढ़ते हैं वो बर्थ रेट है, और जिस हिसाब से वो मरते हैं वो उनका डेथ रेट है। रेट एट विच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन डाइज। मॉर्टिलिटी क्या है? तो देखो पहले हम देखते हैं नेटिलिटी को। मैं इसको ऐसे बताने वाला हूँ, आपको हमेशा याद रह जाएगा, भूलोगा नहीं। देखो बर्थ रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ, रेट एट विच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर बॉर्न। किस तरह से एक पॉपुलेशन, किस तरह से एक इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन में बॉर्न करते हैं, वो उसका बर्थ रेट है। अब देखो ये नेटालिटी को देखो, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन। बर्थ रेट हुआ द रेट एट विच इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन आर बॉर्न, कि जैसे एक इंडिविजुअल किस रेट से बढ़ते हैं वो उसका बर्थ रेट है। लेकिन जब मैं उसको बोल दूं कि किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, किसी खास समय में वो कितना बढ़े, तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटालिटी। किसी खास समय में वो कितना बढ़े, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेटालिटी। उसी तरह से रेट एट विच नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन डाई इज डेथ रेट। लेकिन मैं अगर बोल दूं किसी फिक्स टेन्योर में, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग मरे, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर्टेलिटी। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन, किसी खास समय में कितने लोग मरे इज मोर्टेलिटी। किसी खास पीरियड में कितने लोग जन्म लिए, दैट इज नेटालिटी, ठीक है। सो बर्थ रेट किस रेट से बढ़े, लेकिन अगर मैं पूछ लूँ किस इस समय पीरियड में, टाइम पीरियड के बीच में कितने लोग हुए, तो नेटालिटी होगा। तो जब हम टाइम पीरियड को अटैच करते हैं बर्थ रेट से तो नेटालिटी देता है, और जब हम डेथ रेट से टाइम पीरियड को अटैच करते हैं तो मोर्टेलिटी के कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं नया टर्म है इक्टोथर्म एंड कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। तो देखिए इक्टोथर्म्स किसे बोलते हैं? ये वो वैसे एनिमल है जो खुद अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं खुद से। दे नीड एक्सटर्नल सोर्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। मतलब इक्टोथर्म्स वैसे एनिमल हैं, वैसे जानवर हैं जो दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विथ चेंज इन इन्वायरमेंट। देखिए क्या होता है, पहले आप इंडो को भी समझ लो। इक्टोथर्म्स को हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड और इंडोथर्म को हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड। दोनों का बेसिक डिफरेंस पहले समझ लो, फिर हम समझाते हैं आपको अच्छे से दोनों क्या चीज़ है।
इक्टोथर्म्स वैसे एनिमल हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। इंडोथर्म्स वो एनिमल है, इंडोथर्म्स या वार्म ब्लडेड वैसे एनिमल है विच हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब देखो ये चल क्या रहा है, मैंने इक्टो के बारे में क्या बताया, कोल्ड ब्लड के बारे में क्या बताया, मैंने बताया कि वैसे एनिमल है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज हुआ तो खुद से नहीं कर पाते हैं थ्रू इंटरनल मीन्स। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर पाएंगे कब, खुद से नहीं कर पाएंगे इंटरनल मीन्स से, ये एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक लिजर्ड जो है ना, आपने देखा होगा पत्थर उत्तर पे कहीं बैठा है, धूप सेक रहा होता है, क्योंकि देखो टेम्परेचर जब सराउंडिंग का डाउन होता है तो वो लिजर्ड में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद से अपना मेटाबॉलिक रेट चेंज करके अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए, तो वो सूर्य की रोशनी लेता है, सनलाइट में जाता है। तो इक्टोथर्म्स वो एनिमल है जिनमें खुद से ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर पाए, वो दूसरे फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्टोथर्म या कोल्ड ब्लडेड वो एनिमल्स हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, खुद से नहीं कर पाते हैं, ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स पे, जैसे सनलाइट हो गया, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ऑन द अपोजिट हैंड, इंडोथर्म या वार्म ब्लडेड एनिमल वैसे एनिमल हैं या वैसे लोग हैं, वैसे लिविंग हैं जैसे जो अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है, खुद से, जैसे कि ह्यूमन। जैसे देखो हम गर्मी में जाते हैं, ठीक है, गर्मी के सीन में क्या होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाता है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 98-99 के बीच में रहना चाहिए, तो हम लोग उस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। तो हम में ये एबिलिटी है। जैसे ठंड में क्या होता है, हमको बॉडी को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाना होता है, बाहर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर कम रहता है, तो हमारा मेटाबॉलिक रेट जो होता है ना बढ़ जाता है। हम अपने मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करके ज़्यादा हीट बॉडी में रिलीज करवाते हैं। आप समझ रहे हो, ये आप नहीं करवाते, इंटरनल प्रोसेस है जो होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इक्टोथर्म्स जो मैंने बोला था, कोल्ड ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल हैं जो खुद से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं इंटरनली, ये दूसरे सोर्स पर डिपेंड करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। जबकि इंडोथर्म्स और वार्म ब्लडेड एनिमल ऐसे एनिमल हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट कर पाते हैं। जैसे आप पोलर बियर को देखो, ये एक्सट्रीम, अच्छा इक्टो का एग्जांपल क्या हो गया, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, सांप, फिश, ये आपके हो गए इक्टो। इंडो में क्या हो गया, पोलर बियर, बर्ड मैमल्स। पोलर बियर को देखना, ये ठंड में रहता है, ठंड में बाहर का सराउंडिंग क्या होता है, टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, तो इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है ताकि इसके बॉडी में ज़्यादा हीट रिलीज हो, ताकि ये विंटर को कप अप कर पाए, उस ठंड के सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो यही डिफरेंस है, ये एनिमल अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं खुद से, एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे सनलाइट हो गया। लेकिन इंडोथर्म क्या है, वो अपने बॉडी को टेम्परेचर को खुद से मेंटेन करते हैं बाय एनी मीन्स, स्वेटिंग करके, मेटाबॉलिक रेट में चेंज करके। तो यही डिफरेंस हुआ इक्टो और इंडोथर्म का, जिसे आप कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड बोलते हो। इक्टो का एग्जांपल आप याद रखना रेप्टाइल, एम्फीबियन है, जबकि इंडो का एग्जांपल आपका पोलर बियर, बर्ड मैमल्स या ह्यूमंस। ह्यूमन क्या है, वार्म ब्लडेड है, हम इंडोथर्म्स है। अब अगला टर्म आता है, देखो निच। देखो निच जो है ना, दिस इज अ वेरी स्पेशल टर्म। मैंने एक बात करी थी हैबिटेट। हैबिटेट मैंने क्या बताया था, हैबिटेट को मैंने क्या बताया था, द प्लेस वेयर यू लिव इज योर हैबिटेट, जहां पर रहते हो वो आपका हैबिटेट है। देखो निच जो में, बहुत लोग ना निच और हैबिटेट में कंफ्यूज रहते हैं। बहुत लोग निच और हैबिटेट में कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, उनको लगता है कि ये दोनों सेम है। देखो निच और हैबिटेट सेम नहीं है। निच एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, हैबिटेट एक स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। जब आप बोलते हो किसी भी ऑर्गेनिजम्स का निच क्या है, तो यू आर टॉकिंग अबाउट मेनी थिंग्स। यू आर टॉकिंग अबाउट वेयर ही लिव्स, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट ही ईट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ ही रिप्रोड्यूस, यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हिज फंक्शन इन इकोसिस्टम। तो निच इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, निच एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, हैबिटेट एक छोटा कॉन्सेप्ट है। निच की जब आप बात करते हो तो आप बात करते हो वो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ है, खाता कैसे है,
जीता कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा करता है, उसका रोल क्या है इकोसिस्टम में। तो निच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स। लेकिन हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो हैबिटेट क्या है? इट इज जस्ट द प्लेस यू लिव, दैट इज योर हैबिटेट। मेरे लिए मेरा हैबिटेट क्या है? घर है। फ्रॉग के लिए, फिश के लिए उसका हैबिटेट क्या है? पॉन्ड है, ठीक है। लेकिन मैं निच की बात करूँ तो फिश, अगर मैं फिश की निच की बात करूँ तो फिश खाता क्या है, रहता कहाँ है, उसका फंक्शन रोल क्या है उस पॉन्ड में, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, दिस ऑल विल गिव यू फिश निच। हम निच में स्पेशल बात करेंगे, उस फिश की निच जो है वो पूरा कैरेक्टरिस्टिक बताएगा। हमारा निच क्या है, हम खाते क्या हैं, हम रहते क्या है, हमारा रोल क्या है सोसाइटी में, हम रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये हमारा निच हुआ। देखो निच को हम आगे अलग से बात करने वाले हैं। बहुत तरह के निच होते हैं, ट्रॉपिकल निच होता है, मल्टी फैक्टर निच होता है, हम सब पे बात करेंगे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आगे स्लाइड में दे रखा है, हम उस पर बात करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही समझो कि निच एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द रोल ऑफ ए स्पीसीज सर्व्स इन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग, एक स्पीसीज का इकोसिस्टम में क्या रोल है। रोल कहने का मतलब है क्या वो खाता है, कहाँ रहता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये निच बताता है। अब देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। किसी यूनिट एरिया में जो भी कितने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका मास कितना है, उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस एरिया का स्टैंडिंग क्रॉप मुझे चाहिए, तो आप देखोगे कितने नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स वहाँ रहते हैं, कितने नंबर ऑफ लिविंग वहाँ रहते हैं, उनका टोटल मास क्या है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मास, आई एम एक्चुअली कोटिंग ड्राई वेट। देखो मास एक फ्रेश वेट हुआ, एक ड्राई वेट हुआ, हम ड्राई वेट कंसिडर करते हैं। तो किसी खास एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कितने नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका टोटल मास इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। अगर मैं आपसे स्टैंडिंग क्रॉप पूछूं तो आप पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का टोटल मुझे मास बताओगे, मास का मतलब हो गया ड्राई वेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मीनिंग वो है। आइए हम क्विक रिवाइज करते हैं। हाइबरनेशन को मैंने बोला विंटर में जो डॉर्मेंट स्टेट एनिमल्स जिस डॉर्मेंट स्टेट में जाते हैं वो हाइबरनेशन है। समर में समर स्लिप, डॉर्मेंट स्टेट एस्टिवेशन है। ई माइग्रेशन, बाहर जाना है अपने हैबिटेट से, एग्जिट होना। आई माइग्रेशन, हैबिटेट के अंदर आना। बर्थ रेट, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। डेथ रेट, जिस रेट से लोग मरते हैं, ठीक है। अब बर्थ रेट in a given period of time will give you natality, death rate in a given period of time will give you mortality। इक्टो, वैसे एनिमल जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद से नहीं मेंटेन कर पाएंगे। जैसे हो गए रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, ठीक है। इंडोथर्म्स, वैसे एनिमल जो खुद से अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। हम भी वार्म ब्लडेड है, इंडोथर्म है, हमको एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड नहीं होता है। हमारा बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में चेंज करके हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देती है। निच, मैंने बोला एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। निच और हैबिटेट में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों सेम है। नहीं, निच क्या है? इट इज योर रोल इन इकोसिस्टम। आप क्या खाते हो, कहाँ रहते हो, कैसे जीते हो, आपका फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन कैसे आप करते हो, दिस इज योर निच। स्टैंडिंग क्रॉप, किसी खास एरिया में कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और उनका टोटल वेट क्या है, मास क्या है, सॉरी, ठीक है, दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ए यूनिट एरिया, ठीक है, दैट इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। सो आई होप मैंने आज जितनी भी बातें पढ़ाई हैं आप सबको समझ में आया होगा। आई थिंक टाइम काफ़ी हो गया, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ो। मैंने पूरे लेक्चर में बहुत चीज़ें समझाने की कोशिश की है। आई होप आपने अटेंटिवली सुना होगा। अगर आपको कहीं चीज़ में दिक्कत लगा होगा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, और नहीं तो आप लेक्चर को देखो, एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो। मैं खुद चीज़ों को इतना एलेबोरेट करके बार बार बताता हूँ ताकि आपको इस लेक्चर के बाद ना वो चीज़ें दिमाग में रह जाएँ, आपको याद हो जाए, ठीक है। बिकॉज आप अपना टाइम दे रहे हो ना जी, आप वीडियो को देख रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो ऐसा हो कि वो उस टाइम में आपको बहुत चीज़ें याद हो जाए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, वो, और जो चैनल से जुड़े नहीं हैं, दे कैन जॉइन आवर चैनल। हम इस चैनल पे JPSC, JSSC और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करवाते हैं। और जिनको भी नोट्स चाहिए दे कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। सो आई होप आप लोग सेफ स्टे करो, अच्छे से रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।